हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का गिराए जाने का फैसला, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने यह आदेश क्यों दिया? उनकी सोच, उनकी मजबूरियां आखिर क्या थी? उनको फैसला लेने में आखिर उनसे क्या क्या गलतियां हुई? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अगस्त 1945 का समय आखिर कैसा था। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे ऐतिहासिक फैसले पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का गिराए जाने का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने यह आदेश क्यों दिया? उनकी सोच, उनकी मजबूरियां आखिर क्या थी कि जो इस बड़े से इतने मास पर, इतने बड़े लार्ज मास पर है ना, लोगों का कत्लेआम मचाया गया। और आखिर उनसे इन पूरे डिस्कशन में उनको फैसला लेने में आखिर उनसे क्या क्या गलतियां हुई। आइए तटस्थ भाव से इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अगस्त 1945 का समय आखिर कैसा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस अंतिम चरण में जापान बुरी तरह से घिर चुका था, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। प्रशांत महासागर में लड़ी गई लड़ाइयां अविश्वसनीय रूप से खून खराबे वाली रही थी। इवो जिमा और ओकिनावा की लड़ाइयों में अमेरिका को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा था। ओकिनावा में तो हजारों जापानी सैनिकों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों ने भी आत्महत्या कर ली थी देशभक्ति के भावना में, बजाय इसके कि वो आत्मसमर्पण करते। इस पृष्ठभूमि में अमेरिकी नेतृत्व के सामने जापान के मुख्य द्वीपों पर आक्रमण, जिसे कि उस समय ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दिया गया था, एक विकल्प था, एक ऑप्शन था। अमेरिकी सेना का अनुमान था कि अगर इस तरह से अमेरिका आक्रमण करता है तो लगभग 5 लाख से 10 लाख तक अमेरिकी सैनिकों को जान माल का नुकसान हो सकता है। और इसमें अभी जापानी नागरिकों और सैनिकों की मौत का तो कोई अनुमान भी नहीं लगाया गया था। यह एक डरावना परिदृश्य था। ट्रूमैन के सामने मुख्य रूप से 4 ऐसे तर्क थे जिसको उन्होंने अपने फैसले को प्रभावित करने में यूज किया। उसमें सबसे पहला था अमेरिकी सैनिकों की जान बचाना। यह ट्रूमैन का सबसे प्रमुख और सबसे विवादास्पद तर्क था। उनका मानना था कि एक लैंड इन्वेजन, जिसको आप जमीनी आक्रमण समझ सकते हैं, वो एक नरसंहार में बदल जाएगा। बम का इस्तेमाल युद्ध को तुरंत खत्म करके उन लाखों अमेरिकन सैनिकों की जान बचाने का एक तरीका था जो एक लंबी लड़ाई में मारे जाते। ट्रूमैन हमेशा कहते रहे हैं कि उनकी सेना के कमांडरों का पूरा समर्थन था और यह एक शुद्ध रूप से सैन्य फैसला था। दूसरा एक्सप्लेनेशन जो वो दिन दिए थे उसमें था जापान को तुरंत आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। अगर हम लोग जुलाई 1945 में देखें तो पोट्सडाम सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण का एक अल्टीमेटम दिया था, जिसे जापान ने नजरअंदाज कर दिया। जापानी सैन्य नेतृत्व कोकुताई राष्ट्रीय संप्रभुता और सम्राट की संस्थापना की रक्षा के लिए लड़ने मरने को तैयार थे। अमेरिका को डर था कि कोई कन्वेंशनल अगर हमला जापान को किया गया तो वो उस जापान के इस ठोस राष्ट्रवाद को हिला नहीं पाएगा। एक ऐसी अभूतपूर्व और विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन जरूरी था जो जापानी इच्छा शक्ति को तोड़ सके। आगे ट्रूमैन ने कहा था कि सोवियत संघ को वो एक संदेश देना चाहते थे। यह एक महत्वपूर्ण भू राजनैतिक कारक भी था। फरवरी 1945 में वाल्टर सम्मेलन में सोवियत संघ ने जर्मनी की हार के 3 महीने बाद जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का वादा किया था। अगस्त तक सोवियत सेना मंचूरिया की तरफ बढ़ रही थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि युद्ध के बाद जापान पर कब्जे को लेकर सोवियत संघ की कोई दावेदारी बने। बम का सफल परीक्षण और इस्तेमाल अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता को साबित करने और सोवियत नेता स्टालिन को एक स्पष्ट संदेश देने का भी तरीका था। यह शीत युद्ध की शुरुआत का एक संकेत था। और अगर आप अमेरिकन नजरिए से ट्रूमैन के लिए गए डिस्कशन पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो वहां पे एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जो हमारा बम बनाने का प्रोजेक्ट था, एटॉमिक बम बनाने का, न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोजेक्ट था, उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका था। तो उस भारी निवेश के दबाव को भी
आपको समझने का एक तरीका मिला कि इतना ज्यादा पैसा लगने के बाद जो बम बनाया गया है, क्या वो वाकई में समय पे काम आएगा? तो परमाणु बम बनाने वाले मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर भी उस समय $2 बिलियन, आज के हिसाब से लगभग $37 बिलियन से ज्यादा की लागत आई थी। इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद राजनीतिक और सैन्य दबाव था कि इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए ताकि उसके मुनाफे को साबित किया जा सके। इसे सुनिश्चित करने वाला कारक माना जा सकता था। तो दोस्तों, इस तरह से ट्रूमैन, या यूं बोलिए कि अमेरिका अपने उस डिसीजन को अपने उस नजरिए से समझने और समझाने का कोशिश करता है और उस सिचुएशन को सही ठहराने के लिए हमेशा प्रयास करता है। अब बात करते हैं उन गलत अनुमानों की जिन्होंने इस त्रासदी को और भी बड़ा बना दिया। सबसे पहले था विस्फोट की ताकत का गलत अनुमान। साइंटिस्ट ने बम की विनाशकारी लीला को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन पॉलिटिशियंस और मिलिट्री हेड्स पूरी तरह से उसके प्रभाव को नहीं समझ पाए थे। हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय यूरेनियम बम की शक्ति का अनुमान लगभग 12 से 15 किलोटन टीएनटी के बराबर लगाया गया था, लेकिन वास्तविक विस्फोट की शक्ति इसके अपर लिमिट 15 किलोटन टीएनटी के हिसाब से थी। हालांकि यह अनुमान तो लगभग सही था, क्योंकि पहले यह 12 से 15 बताया गया था, तो मान के चलिए कि 15, लेकिन इससे होने वाले वास्तविक विनाश, जिसमें आग का तूफान, जिसको आप फायर विंड कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव रेस का इफेक्ट जो स्किन कैंसर प्रोड्यूस करता है, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इन सबको कम आंका गया था उस समय। नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन, वो प्लूटोनियम बम था, उसकी विनाशकारी क्षमता और भी ज्यादा थी। इसके बारे में सोचा गया था कि यह एक बड़े कन्वेंशनल बम से ज्यादा असरदार होगा, लेकिन इमीडिएट कैजुअलिटी एंड लॉन्ग टर्म रेडियो एक्टिव इफेक्ट से होने वाले बीमारियों, जिसमें आप रेडिएशन का सिकनेस और बर्थ डिफेक्ट्स, इन सबको ले सकते हैं, इन सब के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया गया था। सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन यह हुआ था कि रेडिएशन के लॉन्ग टर्म प्रभावों की अनदेखी की गई थी। अब आइए कि ये जहां हमारा सबसे बड़ा गलती माना जाए, क्योंकि देखिए जब बम गिरा था तो उसने पहले ही क्षण 80,000 लोगों को क्षण भर में नष्ट कर दिया था, लेकिन यह नंबर समय के साथ बढ़ते बढ़ते यह करीब 1.5 लाख 2 लाख कैजुअलिटी तक गया था। और ये आफ्टर इफेक्ट जो था वो मेनली रेडिएशन का इफेक्ट था। उस समय विकिरण के लंबे समय, रेडिएशन का लंबे समय तक चलने वाला घातक प्रभावों के बारे में कोई जानकारी भी उतना विशेष प्रभाव नहीं था। बम विस्फोट के बाद लोग जो बच गए थे उन्हें हिबाकुशा कहा गया। उन्हें कैंसर, आनुवांशिक बीमारियां और अन्य तरह की स्वास्थ्य समस्याओं ने जीवन भर तड़पा तड़पा कर मारा था। यह एक ऐसा भयावह दृश्य था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जापान की आत्मसमर्पण की इच्छा शक्ति का गलत आकलन लगाया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह जान लिया था कि जापानी शांति की तलाश में है और सम्राट हिरोहितो आत्मसमर्पण चाहते हैं, लेकिन सैन्य नेतृत्व ने एक जानकारी को गंभीरता से नहीं लिया। यह मान लिया गया कि केवल एक झटका देकर ही उन्हें झुकाया जा सकता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर अमेरिका ने आत्मसमर्पण की शर्तों में सम्राट की स्थिति को बनाए रखने की गारंटी दी होती, जो बाद में की भी गई है, तो बम गिराने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती, या कम से कम पहला बम गिराने के बाद दूसरा बम गिराने से पहले जापान को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। और अगर यह डिप्लोमेसी को सही तरीके से मेंटेन किया जाता तो शायद नागासाकी पर दूसरे बम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दोस्तों, हिरोशिमा पे बम गिराए जाने के केवल 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया, जबकि इसका जरूरत शायद नहीं होता अगर थोड़ा अमेरिकी हेड्स अगर अपने इमोशंस और अपने अंदर थोड़ा पेशेंस मेंटेन करते। और यह सबसे बड़ा विवाद का चीज है दोस्तों आज भी। क्या यह वाकई जरूरी था कि सेकंड बम का इस्तेमाल इतना जल्दी किया जाए? क्या जापान को समर्पण या थिंक करने का एक फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाना चाहिए था? कई विशेषज्ञों का मानना है
कि यह एक ऐसा कदम था जो शायद जल्दबाजी में उठाया गया और इसने पहले से ही भयानक तबाही को 2 गुना कर दिया। दोस्तों, हैरी ट्रूमैन का फैसला आज भी इतिहास की सबसे बड़ी नैतिक दुविधा में से एक है। एक तरफ यह तर्क दिया जा सकता है कि इसने युद्ध को जल्दी खत्म करके लाखों जानें बचाई, अमेरिकी, जापानी और एशियाई दोनों को। दूसरी तरफ इसे सीधे तौर पे 1 लाख से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की जान ले ली और मानवता के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जहां स्व विनाश की क्षमता साफ दिखाई देती है। ट्रूमैन ने उस समय के हिसाब से उपलब्ध जानकारी के आधार पर वो फैसला लिया जो उन्हें और उनके सलाहकारों को देश के हित में सही लगा। लेकिन इस फैसले में हुई गलतियां, रेडिएशन के प्रभाव को ना समझ पाना, जापान की मानसिकता को गलत मेजर करना और दूसरे बम की जल्दबाजी इतिहास में एक सबक के तौर पर दर्ज हो गई है। अंत में हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी हमें यह याद दिलाती है कि युद्ध में कोई असली विजेता नहीं होता, यह मानवता की सामूहिक हार होती है। और अगर परमाणु हथियार की शक्ति को देखा जाए तो जिन पर भी कभी हम लोग नियंत्रण अगर नहीं पा सके तो इनका इस्तेमाल हमारे इस पूरे पृथ्वी को किसी भी क्षण नष्ट कर सकता है। सोचिएगा। नमस्कार।